बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टुडे विद मियां हबीब में खुश आमदीद। नाज़रीन, जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की फूल नगर कसूर में मुतनाज़ा तकरीर मुख्तलिफ हलकों में ज़ेर बहस है। इस वक्त जब मुल्क में दहशत गर्दों के खिलाफ फैसला कुन मार्का जारी है, ऐसे मौका पर मौलाना फजलुर रहमान का फौजी जवानों की वतन के लिए कुर्बानियों को उनकी तनख्वाहों से जोड़ना शोहदा और उनके खानदानों के जख्मों पर नमक पाशी के मुतरादिफ है। असल सवाल यह है कि मौलाना ने मुतनाज़ा तकरीर के लिए पंजाब का इलाका कसूर का ही इंतखाब क्यों किया। इसका नाजुक हालात में फौज के खिलाफ बयानिए के क्या मकासद हो सकते हैं। कराची में रेंजर्स पर हमले के मास्टरमाइंड कारी बशीर समेत पूरा सहूलतकार नेटवर्क पकड़ा गया है। हमला की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई, जबकि भारत से भी रवाबत के इंकशाफात हुए हैं। दहशत गर्दों को हथियार फराहम करने वाले स्मगलर भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। यह एक बड़ी कामयाबी है कानून नाफज करने वाले इदारों की। अगर बैनुल-अक़वामी हालात पर नजर डाली जाए तो अमरीका ईरान कशीदगी में मुसलसल इजाफा हो रहा है और इस इजाफा की वजह से आलमी मंडी में तेल की कीमतों में भी तेजी आ रही है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें $85 से भी फी बैरल से तजावज कर गई हैं। यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने खबरदार किया है कि गैर मुतवक्का मिसाइल और ड्रोन हमलों का खतरा है, इसलिए यूरोपीय एयरलाइंस खलीजी हदूद में परवानों से गुरेज करें। यकीनी तौर पर जो है सिविल एविएशन की इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा इससे मुतासर हो रही है खलीजी जंग की वजह से, लेकिन यूरोपीय परवाज़ों के लिए जो है वो फ़ज़ा का इस्तेमाल जो है उससे भी मना कर दिया गया है और इसका आलमी सतह पर भी इम्पेक्ट आएगा। इसके अलावा इस कशीदगी की वजह से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मसलसल तीसरे रोज़ भी मंदी देखने में आई है और आज 6400 पॉइंट्स की कमी देखी गई है। सऊदी अरब पर हौसी ग्रुप के हमले की पाकिस्तान ने शदीद मजम्मत की है। आज हम इन इश्यूज पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब और स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ फारूक बंगई साहब, सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हैं। प्रोग्राम का आगाज करते हैं ब्रिगेडियर सैयद गजनफर अली साहब से। जी ब्रिगेडियर साहब, ये बताइएगा कि मौलाना फजलुर रहमान बड़े गहरे सियासतदान हैं, वो हर दौर में अपने लिए जगह बनाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इस बार चूंकि वो इक़्तिदार से बाहर हैं तो उनसे कुछ बैद नहीं होता कि वो किस वक्त क्या बात कर दें। लेकिन इस नाजुक सूरत हाल में उनका अफवाज पाकिस्तान के शोहदा पर इस किस्म की लगव बातें करना, इसके क्या मकासद हो सकते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया मियां हबीब साहब जी। असल में बेसिकली तो मौलाना फजलुर रहमान पे बात करना एक बहुत बड़ी बेइज्जती है जी। एक ऐसा शख्स जिसका माजी निहायत ही दागदार है जी, दो दुनिया के हिसाब से भी और आप पहले बाकी हिसाब से भी, उस पर बंदा क्या बात करे। कसूर चूंकि मेरा ख्याल इंडिया के नजदीक है, भारत के नजदीक है, तो भारत जहाँ पे मास्टर्स बैठे हैं गालिबन, उनको ये पैगाम देना चाहते थे कि वो शोहदा की बेइज्जती कर रहा हूँ, देखिए मैं खड़ा होके मुझे कोई झलक शलक दिखाएं किसी चीज। सही। असल में मैं क्या कहूँ इस शख्स के ऊपर। चले आप अदारों के खिलाफ बात कर लें, आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर लें जी, लेकिन उन लोगों को जो अब शोहदा की अगर आप लिस्ट देखेंगे 20,000 तो उसमें सिर्फ फौजी नहीं है। हाँ, उसमें कल जो ज़ियारत में जो लोग शहीद हुए हैं पुलिस वाले 9, उनमें से एक पुलिस वाले थे अपना एक एसएचओ थे जो बड़ी दिलेरी से लड़ते रहे, तो बताऊंगे क्या उनका नाम था। सारे रात वो लड़ते रहे, उसके बाद उनके पास असला खत्म हो गया तो दहशतगर्द उनको मार गए और उसके बाद 21 लोगों को अगवा करके ले गए, उनको पहाड़ों में जाके गोली मारी जी। और वहां से पुलिस में सिक्योरिटी फोर्सेज में बाकी पुलिस से रिकवर। तो वो तो सिविलियन शहीद थे यार जी। आप अपने ईमान को बेच रहे हैं। जिस तरह वो अफगानिस्तान का मिनिस्टर जाके कहता है वहां पे भारत में क्या नाम उमरानी के क्या कहते हैं हमारा और हिंदुओं का डीएनए एक ही है। तो ये क्या, ये जो शहीद शोहदा की बात कर रहे हैं ये अपना डीएनए ही दिखा रहे हैं ना। अब इनका बैकग्राउंड उठा के देख लें और डीजल के परमिट से उठा के देख लें
बल्कि वैसे और थोड़ा पीछे बैकग्राउंड में जाएंगे तो इनके वालिद साहब जो थे मुफ्ती महमूद पे आलिम थे जी। कोई शक नहीं है इसमें। उन्होंने उनकी दीन की नॉलेज जो उन्होंने 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी साइन किया, लेकिन बुनियादी तौर पे जब पाकिस्तान बना तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी जो आज तक भी मेरे ध्यान में मौजूद है और रिकॉर्ड पे भी मौजूद है जी। उन्होंने कहा था मैं पाकिस्तान बनाने के काम में शरीक नहीं हूँ। अब ये उन्होंने अपने बाप से सुना होगा जरूर और ये उसको पढ़ते रहे। सही। इनसे कोई पूछे कि कितनी इनकी फैमिली है या जितने आप जेयूआई के लीडर निकाले, कभी आपको टाइम मिले तो उनकी टैक्स स्टेटमेंट अरबियात से मंगा लीजिएगा जी कि वो कितना टैक्स देते हैं। ठीक। ये जो कहते हैं ना कि टैक्स पे हम टैक्स देते हैं, इनसे पूछते तुम कितना टैक्स देते हैं। साल 1925 में कितना दिया, 2025 में, 26 में, 24 में कितना, तो टैक्स चोर है सारे। ये तो दौलत चोर है सारे जितने ये इनके साथ के लोग। शख्स के खिलाफ, इसकी पूरी फैमिली के खिलाफ करप्शन के केसेस है। आप डीजल परमिट से शुरू करते शख्स का हिसाब के, और उसके ऊपर जो इमरान खान कहता था वो बगैर बेसिस के नहीं कहता था। गैर कानूनी डीजल परमिट इन्होंने लिए थे। अच्छा। गैर कानूनी डीजल परमिट बेनजीर भुट्टो के जमाने में ऑन रिकॉर्ड है। अच्छा, सुना है आपके पास उसके कुछ सबूत भी हैं? मैं तो वो चीजें कह रहा हूँ जो डॉक्यूमेंट जो पढ़ी पढ़ाई चीजें। मैं तो इन्वेस्टिगेशन में नहीं हूँ, ना मैं नैब में हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि नैब ने इनके खिलाफ 2020 में अक्यूमुलेशन ऑफ एसेट बियॉन्ड मींस इनिशिएट की थी। अब इनके सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है, इनके कितने मदरसे हैं, और जहाँ जिनको पाकिस्तान से भी पैसा आता है, बाहर से भी डोनेशन आती है। सही। अब वो चीजें जो रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है वही आप कोट कर सकते हैं। नैब ने 2020 में अगर एक्यूमुलेशन ऑफ एसेट बियॉन्ड मीन का केस इनके खिलाफ बनाया था और उसमें लिखा कि इनका खर्चात है नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम से जो है ज्यादा है जी, तो उसके बाद मैं और आप क्या कह सकते हैं? हम तो सिर्फ उस चीज की तरफ रेफर। फिर इनका कश्मीर कमेटी ये 2008 से 2018 तक कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे। अब्दुल हक साहब की स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा था कि कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे, और वो छपी है अपना उसमें TNS ये जो न्यूज का जो इन्वेस्टिगेटिव पेज था, उसने 22 मई 2018 को एक आर्टिकल छपा था जी। उस अपना उसमें उन्होंने उसके हेडिंग थी मौलाना एंड द कश्मीर इशू। उसके अंदर जो दिया हुआ था कि इन्होंने किसको कितना पैसा एलोकेट हुआ, 341 मिलियन कश्मीर, जो पब्लिक मनी थी, पब्लिक मनी थी। उसके अंदर जो इलीगल अपॉइंटमेंट, खर्चे, जो ट्रैवल एक्सपेंसेस, उस सब की डिटेल दे दिया। अगर आप उस वक्त ये अखबार पढ़ लीजिएगा तो आपको एक सबूत मिल जाए कि मैं नहीं कह रहा, वो अपना कॉरेस्पॉन्डेंट कह रहा है, जिसकी खबर जो है मौलाना एंड कश्मीर इशू जो है उसने छापी। उसके अंदर आप उठा के देखिए इनके बाहर के दौरों पे कितने पैसे खर्च हुए, और इन्होंने उस दौरों में कौन सा कश्मीर का मुकदमा जनरेट किया, मुझे बताइए। ठीक, कौन सी कश्मीर मूवमेंट के मरीज इन्होंने काम किया, सिवाय इसके कि बुलेट प्रूफ गाड़ी, फ्री अकोमोडेशन, और उसके बाद आपको पता ही इनके तरीकाकार है। इनके सन इन लॉ के खिलाफ जो अपना फैयाज अली के खिलाफ मुकदमा हुआ, नैब ने किया था। इनके ब्रदर जो है जियाउर रहमान साहब, उनके खिलाफ अनलॉफुल अपॉइंटमेंट और एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, इसके 2 चार्जेस थे। अब वो मुकदमे प्रोसीड क्यों नहीं हुए, वो आपको पता ही है हमारी सियासी हुकूमतों में क्या होता है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा जब वो 27 अमेंडमेंट के लिए किसी ने वोट डालना था, तो आखिरी दिन तक जनाब ये जो है वो क्वेश्चन थे कि शायद ये वोट भी डालेंगे, आखिरी दिन जाके बैठ गए वहां। तो ये जो बिहेवियर है जी, बेसिक बात ये है कि इनसे पूछिए इन्होंने कितना टैक्स पे किया हुकूमत पाकिस्तान। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, जो वो लोग हैं जिन्होंने कोई चीज नहीं ली है, सही, हर बंदा नौकरी करता है जी, बिल्कुल। इनके भाई भी गवर्नर थे, इनका बेटा भी है वो मिनिस्टर रहा है, वो भी एक तरह की नौकरी है। उसने उसके बेटे ने क्या गुल खिलाए हैं वो भी चेक कर लीजिएगा, उम्रें कितने की हैं वो भी चेक करिएगा। मतलब पूरे का पूरा ही अगर कहीं बिगड़ा हुआ हो जी जी, तो वो शहीदों के खिलाफ बात नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि इनका अपना मकसद नहीं हो रहा। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मैं फारूक बंगश साहब का टेक ले लूं, लेकिन आपके लिए एक मैं सवाल छोड़े जा रहा हूं कि हर हुकूमत जो है वो इनसे ब्लैकमेल होती रही है,
और इनकी मर्जी की जो है वो अपॉइंटमेंट्स होती रही हैं, इनकी मर्जी के ओहदे इन्हें दिए जाते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका जो इस वक्त बयानिया है, ये क्या कोई ब्लैकमेल करके कुछ हासिल करना चाहते हैं या इसके पीछे कोई रास्ता खुलवाने की कोशिश की जा रही है? क्या मकासद हो सकते हैं, इस पर आपसे बात करेंगे। लेकिन ज़रा फ़ारूक बंगई साहब का भी इस पर टेक लेने। जी फ़ारूक बंगई साहब, क्या मकासद हो सकते हैं मौलाना फजलुर रहमान के पंजाब में आकर इस किस्म की फ़ौज के ख़िलाफ़ तकरीर, और इस वक्त ये टाइमिंग बहुत अहम है, ये टाइमिंग क्यों ये सिलेक्ट की गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां साहब देखिए, इस वक्त मुल्क जो है ना वो मल्टी फ्रंट वार है जी, मुख्तलिफ किस्म की। हाँ जी, मुख्तलिफ महाज पे हम लड़ रहे हैं, ऐसे ही है। और इस वक्त ये बयानिया बनाना जो है ना, मौलाना जो है ना एक जिस क्लोज्ड विंडो तक रसाई चाहता है वो दरवाजा कहीं नहीं खोलेगा, वो खिड़की नहीं खोलेगी। अच्छा। अलबत्ता पाइपलाइन में जो कुछ है हो सकता है उसको मिल जाए। पहली बात तो यह है कि मौलाना को फील्ड एरिया में अगर लगाया जाए तो क्या इसी तनख्वाह पे वो काम करेंगे? वो कहते हैं ना जी तनख्वाह लेते हैं, सही। और ये जो है ना जिस काम का उनको तनख्वाह मिलती है जो लड़ते हैं, तो अगर मौलाना को लगाया जाए, तनख्वाह दी जाए डबल ट्रिपल तनख्वाह, तो काम करने के लिए तैयार है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये जो कुछ कर रहा है, अगर उस वक्त जंग है और हालत जंग में है, हम दहशतगर्दी के खिलाफ जो, और ईरान से जो है ना वहां से डीजल नहीं आ रहे, तो उसमें हमारा क्या कसूर है? हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना। अगर डीजल में रुकावट है, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। देखिए, जो महज़ब माशरे होते हैं, जमहूरी माशरे होते हैं, उसमें जुबान मुतवाज़िन इस्तेमाल करते हैं, और तवाज़ुन होता है जब आप इदारों के खिलाफ या हसास इदारों या दिफाई मामलात पे बोलते हैं। ये तो बिल्कुल नजीबा है। उसने वो जानों का नजराना आप देखते हैं, वो कुर्बानियां देके, वो खिदमात देके उनकी तो तौहीन की है। अब तनख्वाह लेता है, तनख्वाह कौन नहीं लेता है? ये जो अवामी खिदमत का वहां पे दावे करता है और असम्बली में आता है, सवाब दारैन हासिल करने आता है, ये तनख्वाह नहीं लेता है। आज इसको पता नहीं हुआ क्या हो रहा है वहां पे, तो अबरीली भी और उसके साथ शरीक हयात के लिए ताहयात मराद के लिए कानून साजी होती है। ये कश्मीर कमेटी में क्या सवाब के लिए गया था? ये वहां जन्नत कमाने जाता है, तनख्वाह कितने सहूलियतें लेता है। मौलाना को ये शर्म नहीं आती कि मैं किस किस्म की जुबान इस्तेमाल करूं किन लोगों के बाद? अब मैं आपको बता दूं, ठीक है उनका काम लड़ना है, हम मान लेते हैं उनका काम लड़ना है, लेकिन मौलाना साहब आपको प्रोटोकॉल देना नहीं है। जब आप जाते रहे, क्वेटा जाते रहे मुख्तलिफ मकामात पे, तो आपको पुलिस वाले प्रोटोकॉल देते रहे, वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है। ये जो हमने 2001 से अभी तक जितने लोग शहीद हुए, 80,000 जानों का नजराना पेश किया है, इसमें 50,000 सिविलियन है, 15,000 में आपको बताता चलूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस है, 8,000 इसमें फौजी है, 4,000 पुलिस वाले हैं, 2,000 एफसी वाले हैं, और सीटीडी वाले 1,000 है। किसी सिविलियन के जनाजे पे गया है? और पुलिस वाले जो शहीद हुए हैं उनका काम था लड़ना, लेकिन तुम्हें प्रोटोकॉल देना नहीं होता था। आप तो प्रोटोकॉल मानते हैं। सही। नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, थोड़ी देर बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे मौलाना फजलुर रहमान की मुतनाज़ा तकरीर के हवाले से, और इस बारे में जो है पूरे मुल्क में बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती है और इस पर बड़ी बहस मुबासे भी जारी हैं। हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे सैयद गजनफर अली साहब और फ़ारूक बंगई साहब। जी गजनफर साहब, मैंने आपके लिए एक सवाल छोड़ा था कि मौलाना फजलुर रहमान हर दौरे हुकूमत में जो है वो ब्लैक मेलिंग करके जो है वो अपनी मर्जी की चीज़ें मनवा लेते हैं, लेकिन इस बार उनकी दाल नहीं गली। क्या ये सारा उसका गुस्सा है और वो कोई किसी चीज़ के हसूल के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं, या इसके पीछे कुछ और मकासद हो सकते हैं? ये सब एक बेसिक चीज होती है, वो ख्वाजा आसिफ ने कही थी, वो बड़ी रेलेवेंट है जी। उन्होंने कहा था कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है जी, और जब शर्म और हया लुट जाए तो वो खत्म हो जाए तो बंदा बाजारी चीज बन जाता है। सही। तो बाजारी इंसान पे तो आप कोई चीज कमेंट नहीं कर सकते, और बाजारी जो चीज है वो आप खुद उस सवाल के अंदर आपके मौजूद है कि हर हुकूमत से ये कोई ना कोई एडवांटेज हासिल करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि जो नैब के केसेस इनके खिलाफ इनिशिएट हुए थे वो बड़े क्रेडिबल केसेस हैं, अभी भी वो केसेस रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। अगर इनको तनख्वाह के कुछ चीजें तो मौलवी का बेटा है उसको तनख्वाह देते हैं, भेजें उसको फ्रंट के ऊपर। अगर इतनी आपके अंदर दर्द है पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसे का, एक शख्स जो टैक्स ही ना देता हो, एक शख्स जो जिसने अपने नाम पे जो अपनी टैक्स में ही ना हो,
आप बताइए कितने मदरसे हैं इनके KPK में और बलूचिस्तान में, उसको कितनी डोनेशन आती है, उसका रिकॉर्ड, पैसे कहाँ जाते हैं, उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है कि जियो टैगिंग है, सही, कितना टैक्स उन मदरसों को दिया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को या FBR को। अब इस पे मैं आप क्या बात करें, असल में हमारे यहाँ वैसे ब्रिगेडियर साहब मदरसे कभी टैक्स लेते हैं? मदरसे तो लेने वाले होते हैं। जब डोनेशन आती हैं या आपके खर्चे होते हैं, आपके जो एक्यूमुलेटेड एसेट होते हैं, उनको तो टैक्स बनता है ना। मैं अगर नहीं भी है तो ये टैक्स की लिस्ट में तो नहीं है ना, फिर इसका मतलब ये तो टैक्स, तो ये टैक्स का नाम नहीं सकते हैं अगर ये टैक्स देने वाला मैंने, कैसे ये लफ्ज कह सकते हैं हमारे टैक्स पेयर के पैसे? हु आर दे? ही इज नॉट इलेक्टेड मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, ही इज ए कॉमन मैन। ये इसको इसके लोगों ने रिजेक्ट किया है, ये खान से रिजेक्ट हुआ है, इलेक्शन हारा हुआ शख्स है, हारे हुए शख्स नंबर 9 वो ये नहीं कह सकते कि हमारे टैक्स पेयर के पैसे, वो ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर सकता। आप तो यूने भी याद तो कुछ लोगों ने थप्पड़ मार के बाहर निकाल दिया अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, ये भी तुम्हारे शर्म नहीं है कि जो हमारे टैक्स पेयर, वो अनवर इब्राहिम साहब है, मैं आपको अनवर इब्राहिम साहब ने वो PMLN के सेनेटर थे जी, और आप जानते ही उनको बड़े पढ़े लिखे आदमी थे, तो उन्होंने इनके बारे में लफ्ज ये कहा, एक स्टेटमेंट है जो मैंने आपको जो आर्टिकल कोड किया है ना, उसमें भी वो स्टेटमेंट जो है वो मुमकिन जो है वो रेफर की थी है, और उन्होंने कहा था कि जी अपना इनको कश्मीर कमेटी का चेयरमैन लगाना जो था वो एक सियासी रिश्वत थी, पॉलिटिकल ब्राइब का नाम उन्होंने इस्तेमाल किया। पॉलिटिकल ब्राइब आप समझते हैं क्या मतलब होता है? पाकिस्तान में पॉलिटिकल ब्राइब क्यों दी जाती है? तो वो कहते हैं पॉलिटिकल ब्राइब के तौर पर, अनवर इब्राहिम साहब को मैं कोट कर रहा हूँ, पॉलिटिकल ब्राइब के तौर पर इसको लगाया गया था, और उन्होंने कहा कि इसको कश्मीर कमेटी का चेयरमैन लगाने से बड़ा जोक बड़ा मजाक और ह्यूमिलिएशन, यानी इतनी बेइज्जती, इतनी दरिंदगी नहीं हो सकती कि इस शख्स को पॉलिटिकल ब्राइब लेके कश्मीर कमेटी का चेयरमैन लगा दिया। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये PMLN के सेनेटर हैं, PDP में भी रहे हैं अनवर इब्राहिम साहब, उनका ये आर्टिकल मैंने आपको कोट किया, इसमें उठा के पढ़िएगा, इसमें वो कोट किया हुआ। सही, तो आप इस शख्स पे क्या बात करें? आप मुझे जो शख्स अपनी मतलब है लोगों के सामने अपनी जो पाकिस्तान के लोगों का जो खून है उसका अपनी स्टेटमेंट में अपनी जबान में सौदा कर रहा हो और दुश्मन को खुश कर रहा हो, उसके ऊपर क्या बात कर सकते? अच्छा ब्रिगेडियर साहब ये बताइएगा कि आप ये इसी किस्म के लोग हैं, इसी किस्म के लोग हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो रहा है, जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान बनाने के नाम में शरीक नहीं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब ये बताइएगा कि क्या इस बयान के बाद मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत को या अदारों को दबाव में लाकर जो भी उनका मकसद है उसमें कामयाब होंगे या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, क्या तवक्को करते हैं आप? तो ये दोनों चीजें हुकूमत की जवाबदेही है। पंजाब में उसने तकरीर की है तो पंजाब गवर्नमेंट को इसके खिलाफ मुकदमा दायर करना चाहिए था। आपको पता है अब सिलेक्टिव पनिशमेंट जो है या सिलेक्टिव जस्टिस तो पाकिस्तान में बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है ना। अभी आपने देखा अभी फैसले आए हैं, नक्का टावर का फैसला आया है, अदालत ने कहा खत्म कर दो, दूसरे ने कहा ये ठीक है। मतलब ये तो आप जस्टिस जिस तरह यहाँ पर डिलीवर होता है वो उसकी आप मिसालें तो देख ही रहे हैं। अब ये भी जो है वैसे आपने नया कानून बनाया है कि आप किसी अदालत के खिलाफ ये है ना वो एक्ट आया हुआ है, तो ये जो बातचीत की है इससे बड़ी बात, इससे बड़ी गंदी बात, इससे बड़ी गिरी हुई बात तो हो नहीं सकती जो इस तरफ से स्टेटमेंट आई है। इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और अपना ब्लैकमेल होने की क्या जरूरत है? मतलब प्रेशर है इससे कहा, लोग सारे समझते हैं कि जो कुछ उसने कहा उसकी हकीकत क्या और इसकी हकीकत क्या, दोनों चीजें एक जगह कंबाइन होके लोग उसको डिस्क्रिमिनेट करके देख रहे हैं। इससे आपका जो पद काट है वो कहाँ पे जाके बैठता है। लेकिन ये उन लोगों के लिए होता है जिनको इस चीज की परवाह होती है, जिन्होंने सब कुछ बेचा हुआ हो ना, वो कहते बस ठीक है जो है चलने दो। जैसे नरेंद्र मोदी की आपने एक स्टेटमेंट सुनी हुई, वो बड़ा फखर एक जलसे में कह रहा था कि जी मेरे ऊपर किसी चीज का असर नहीं होता, मैं सख्त इंसान हूँ इसलिए कि मुझे रोजाना 200 किलो गालियां पड़ती है तो मैं बट आई एम नॉट बॉदर्ड। अब जब यहाँ पे इस लेवल पे आप पहुंच गए तो फिर तो आपके शर्म या हया की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है ना। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, यही चाहिए। लेकिन जब
वही लुट जाए तो बंदा बाजारी हो जाता है। बंदे को बेइज्जती प्रूफ होना चाहिए। अच्छा ब्रिगेडियर साहब ये बताइएगा कि पंजाब में तो चिड़िया पर नहीं मार सकती और किसी को खास करके तहरीक इंसाफ को तो कहीं भी जो है वो इजाजत नहीं है जलसे जुलूस करने की। मौलाना फजलुर रहमान को किस तरह से इजाजत मिल गई यहाँ जलसा करने की? सर मुझे नहीं पता, मैंने चेक नहीं किया कि इजाजत ली भी थी या नहीं ली थी, आई डोंट नो। तो मैं सर समझ नहीं कर सकता, कि मेरा ख्याल है कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर को जो वर्थ फॉल्ट है उसको जलसा करने से रोकना नहीं चाहिए। अब इनको इजाजत मिली नहीं मिली खुद की का मुझे क्योंकि कोई नॉलेज नहीं है उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, चले फरूक बंगी साहब से पूछ लेते हैं। जी फरूक बंगी साहब, एक तो ये किस तरह से मौलाना साहब को यहाँ इजाज़त दी गई जलसे की, और दूसरी तरफ जो है ये यहाँ पंजाब में 25 जुलाई को जो मीनार पाकिस्तान पर पीपल्स पार्टी भी जलसा कर रही है, और ये उसके अलावा जो है कोई ख़ास तरीके से जो है इस वक्त गैर महसूस अंदाज से ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे कोई हालात तब्दीली की तरफ जा रहे हैं। तो क्या ये भी उसी का कोई हिस्सा हो सकता है मौलाना की तकरीर जो है? देखिए एक चीज होती है, बगड़ी साहब समझते हैं मैन बिहाइंड द गन होता है, एक गेम बिहाइंड द मैन भी होते हैं, बाज़ वक़्त गेम भी होती है। हाँ जी। और ये है कि इजाजत तो सबको देते हैं, लेकिन वो जब जहाँ पीटीआई की बात आती है तो फिर वो कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। तो असल में चीज ये है कि बगड़ी साहब को पता है कि एक जवान जब हलफ उठाते हैं ना ट्रेनिंग जो उसका सेंटर होता है, तो हलफ पे बिल्कुल पूरा उतरता है, मैदानी जंग में जाकर के जान का नजराना पेश करता है। लेकिन ये लोग जो आवाम के सामने हलफ उठाते हैं और वहां कहते हैं कि हम खिदमत करेंगे, ये करेंगे, और फिर ऐवान में आकर के जिसमें मज़ज़ मेंबर के तौर पे हलफ उठाते हैं ना, उस हलफ का एक लफ्ज पर भी अमल नहीं करते। ये तो इनका हाल है। और दूसरी बात है कि इनके दौर में ये खुद उनके सरबराह जो हाउस ट्रेडिंग हुई थी, क्या वो 1973 के आईन के तकाजों पे पूरा उतरता है वो हाउस ट्रेडिंग, या वो शरी हाउस ट्रेडिंग थी? मौलाना साहब को ये भी बताना पड़ेगा। साथ ये है कि जब पूछा गया था कि आप इसको जो ना ऑडिट, आपको जितनी आते हैं इसके खाते बनाए और हम ऑडिट टेबल बना ले इसको, ये जो आपको डोनेशन आ रहे हैं, तो उसी वक्त उन्होंने कहा कि जनाब हम तो फिर एहतजाज करेंगे। ये तो वो डोनेशन बताने से इनकारी है। इससे आप अंदाजा लगाए जो बंदा डोनेशन नहीं बता सकता है, आपको अपना अकाउंट से नहीं दे सकते मदारिस का, तो वो सरकारी खजाने के साथ उनका क्या सलूक होगा। जी अच्छा बंगी साहब, ये सारे मामलात अपनी जगह पर हैं, क्यों हमारी हुकूमतें जो हैं वो आंखें बंद कर लेती हैं जब ये सारा कुछ हो रहा होता है? तो ख़ास करके जो है इन हालात में, जबकि इस वक्त दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ एक जंग जारी है, आलमी सतह पर जो है वो हालात इतने नाजुक हैं, मईशत पाकिस्तान की जो है वो दगरगूं है, और मामलात जो हैं वो बहुत हसास नवैयत के हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हमें क्या अब एक्शन लेना चाहिए, हुकूमत को ख़ास करके क्या एक्शन लेना चाहिए ताकि लोगों के जहनों में जो इस वक्त बातें आ रही हैं, जिस तरफ मैंने इशारा किया है कि क्या ये कोई मूव तो नहीं हो सकती, तो उस हवाले से जो है वो किस तरह से इसको ज़ायल किया जा सकता है? देखिए सर, मूव हो या ना हो, अलबत्ता जो जुबान इस्तेमाल की गई है और जिस मौके पे इस्तेमाल की गई है, मेरे ख्याल में इस पे एक्शन होना चाहिए। और चूंकि जो इलाका है, जो पंजाब है, पंजाब हुकूमत को उसका नोटिस लेना चाहिए, नहीं तो किसी कॉमन मैन की तरफ से भी दरखास्त आ सकती है। और जब आ जाएगी दरखास्त तो फिर आगे मामला चलेगा, कोई ना कोई तो दरखास्त तो आएगी किसी की तरफ से। सही। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, थोड़ी देर बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे एक मुतनाज़ा तकरीर के हवाले से, और अभी हमारे पास 2 इश्यूज़ बाकी हैं प्रोग्राम में डिस्कस करने के लिए। एक तो जो रेंजर्स पर हमला हुआ था कैंप पर कराची में, उसके सारे सहूलतकार गिरफ्तार हो गए हैं, और उसके बारे में जो अभी तक की तहकीकात हैं उसमें ये बात सामने आई है कि इसकी मनसूबाबंदी जो है वो अफ़गानिस्तान में हुई है, और इसके टांडे जो हैं वो इंडिया के साथ भी मिलते हैं, और रवाबत उनके दहशत गर्दों के और उनके सहूलतकारों के जो थे वो इंडिया के साथ भी थे। उनको फ़राहम करने वाला असला जो है वो जिन लोगों ने फराहम किया वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं, और अब बात कोई ढकी छुपी पीछे रह नहीं गई। इस पर हमने बात करनी है, और इसके अलावा जो इस वक्त मशरक़ वस्ता की सूरत हाल है उस पर भी थोड़ी बात करेंगे। जी ब्रिगेडियर साहब, ये रेंजर्स कैंप पर जो हमला हुआ था
उसके जो है वो सहूलतकार भी गिरफ्तार हुए हैं और जो मास्टरमाइंड थे वो भी गिरफ्तार हुए हैं। तो क्या कहेंगे, ये सारा कुछ जो है अब तो बात खुलकर सामने आ चुकी है कि कौन कौन जो है वो कहाँ से जो है वो परफॉर्म कर रहा है। रेंजर्स कैंप पे जो हमला हुआ, आपको बताया, उसकी तमाम तफसीलात जो है वो सामने आ चुकी हैं जी। और हमने बारह इस चीज के ऊपर बातचीत की है और दुनिया में चीज पूरी दुनिया भी मान गई है कि अफगानिस्तान देश है बुनियादी तौर पे इन तमाम हमलों का, और इसमें भी लोग इस्तेमाल हुए वो अफगानी थे जी। पाकिस्तान इस चीज को अभी रहा है, लेकिन बात यह कि दुनिया हमारी बात को सुनने के लिए इससे तैयार नहीं कि बलूचिस्तान के अंदर एक बड़ी ग्रेट गेम खेली जा रही है, और उसी वजह से उसकी जो दहशतगर्दी के वाक़ात होते हैं और बाकी सूबों में भी होते हैं, केपीके में हो रहे हैं, अभी रेंजर्स कैंप पे जो हमला हुआ। तो इसमें अब अफगानिस्तान पे जिस वक्त चेक नहीं किया जाएगा, अफगानिस्तान से डिप्लोमेटिकली बात करने की कोशिश की है, चाइना ने बात की है, बल्कि औरंगजेब में चाइना ने पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया और अफगानिस्तान को बुलाया, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर एक दहशतगर्दों का जो रजीम है, जो जैसे मैंने आपसे कहा, जो कहता है कि हमारा हिंदुओं से मिलता है, तो वो किस तरह हमारी बात समझेंगे? वो तो हिंदुओं से भी बढ़ के हिंदू हैं, या वो अपना मुनाफिकीन बढ़ के मुनाफिकीन है, जो मुसलमान जो हिंदुओं के साथ मिलके, काफिरों के साथ मिलके जो मुसलमानों को मार रहे हैं, वो कहीं किसी भी तौर पे मुसलमान तो नहीं हो सकते, ना वो दीन के ना वो दुनिया के। अब पाकिस्तान ने इसी वजह से एक ऑपरेशन शोभान शुरू किया है, लेकिन वही मैं समझता हूँ कि उस ऑपरेशन से, काइनेटिक ऑपरेशन से आप बहुत सारी कैजुअलिटीज, बहुत सारे दहशतगर्दों को मार देंगे, लेकिन जो कुछ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अब इसकी तारीख बहुत पुरानी है, हर गवर्नमेंट में जो पावर शेयरिंग का था, जो फिस्कल डिस्क्रिमिनेशन का था, जो पॉलिटिकल इनिशिएटिव का था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैयर्स का था, जो पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव मैयर्स का जो फैसले होने चाहिए थे, वो फैसले अफगानिस्तान की तरफ नहीं किए, बल्कि अफगानिस्तान को नजरअंदाज किया मुख्तलिफ मौके पर, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि वहां पे जो लहर एक दौड़ी है। उसके साथ साथ अगर नहीं किया था तो उसके लिए एक नैरेटिव डेवलप करने की जरूरत थी, जिसमें आप बलूचिस्तान को मेन लेके आते और वहां पे आपको पॉलिटिकली काम करने की जरूरत है। अब एक ही मिसाल ले लीजिए, बड़ी छोटी मिसाल है कि आपकी कौमी असेंबली में 3 से 36 गालबन सीटें हैं, वो 3 से 36 सीटों में बलूचिस्तान की रिप्रेजेंटेशन क्या है? 20 और 20 मेंबर्स होते हैं। अब ये कोई लॉजिक है इस चीज का? आप कहेंगे कि हमने पॉपुलेशन के हिसाब से दी है, बलूचिस्तान का सबसे बड़ा लैंड मास है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इलाका है, तो आपने चीज को सूबे को फुल रिप्रेजेंटेशन देनी है, तो आप उसको इलाके के हिसाब से उसकी सीटें तय कर दें, या उसमें वोट काउंट कम होगा, लेकिन कम से कम उनको ये तो फील होगा कि दे आर पार्टिसिपेटिंग इन दी एट द फेडरल लेवल। फिर उसके साथ साथ आप देखिए वहां पे जितना आपने पैसा दिया वो मुख्तलिफ मौके पे सरदारों ने इस्तेमाल नहीं होने दिया। मुझे याद है जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में जो बजट जाता था अफगानिस्तान अपना बलूचिस्तान में, वो आधा बजट वापस आ जाता था, या आधा उनके एजुकेशन का जो बजट जाता था वो एक थी, क्या नाम था उसका, अपना जनरल मुशर्रफ के जमाने में जवाब देने का काम नहीं किया एजुकेशन के, पैसा कहाँ गया? तो हमारे यहाँ जो ये चीजें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो नेग्लिजेंस हमने की है, पॉलिटिकल नेग्लिजेंस है ज्यादातर, अपना तरीके से वो पॉलिटिकल अदवार में हुई फौज कि हालांकि परवेज मुशर्रफ के जमाने में बलूचिस्तान को बड़ा दी जाती थी, गवादर वहां पे अगर फंक्शनल हो जाए तो आप बताएं बलूचिस्तान का कितना रेवेन्यू आएगा। लेकिन चूंकि ग्रैंड गेम भी इसके साथ चल रही है, जिसमें सी पैक बलूचिस्तान के अंदर अमेरिका नहीं चाहता वो सी पैक बने, क्योंकि चाइना से अमेरिका की लगती है। अगर पोर्ट यूएई नहीं चाहता कि गवादर पोर्ट डेवलप, तो यूएई का बिजनेस ठप हो जाता है, गवादर से डीप सी वाटर पोर्ट। इसके लिए यूएई ने जो दहशतगर्दों को, ये टीटीपी को और ये बीएलए को पैसा देता है, जैसे यूएई वहां पे सुडान रैपिड फोर्सेस को पैसा देता है, जैसे यमन में सऊदी अरब के खिलाफ जो ग्रुप लग रहा है एससी जो इजराइल सपोर्ट करता है उनको पैसे, तो सऊदी अरब जो है अब यूएई जो है, यूएई इजराइल और इंडिया और अफगानिस्तान ये पाकिस्तान के खिलाफ एक ब्लॉक में खड़े हुए, वो पैसा यही लगाता है, इस्तेमाल इंडिया करता है, और लोग जो है वो अफगानिस्तान से आते हैं, ऐसा चल रहा है। तो इसके लिए आपको एक बड़ा मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी के काम करने की जरूरत है,
और बलूचिस्तान का इफेक्ट जो है वो याद रखिएगा पूरे पाकिस्तान पे आएगा। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, चूंकि बलूचिस्तान की बात हो रही है तो एक तो जो है वो हम हर मसले का हल जो है वो ऑपरेशन समझ लेते हैं। हमने बड़े अरसे से ना वहाँ कोई इंतज़ामी सतह पर जो है वो इक़दामात करने की कोशिश की, ना हमने पॉलिटिकली वहाँ कोई जो है वो नैरेटिव बनाने की कोशिश की। तो आप क्या समझते हैं कि बलूचिस्तान के मसले का हल सिर्फ ऑपरेशन ही है या कि सियासी इक़दामात और इंतज़ामी इक़दामात की भी ज़रूरत है? सर मैं इन्हीं पॉइंट से तो आपसे गुफ्तगू कर रहा था कि खाली कह रहे थे कि ऑपरेशन मसले का हल नहीं है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम्स विद द सक्सेसफुल गवर्नमेंट जितनी रही हैं उसमें बलूचिस्तान के अंदर जो नैरेटिव डेवलप होता रहा है उसको जो काउंटर करने की जरूरत पॉलिटिकल मीन से, एडमिनिस्ट्रेटिव मीन से, वेलफेयर मीन से, फिस्कल डिस्ट्रीब्यूशन से वो हम नहीं कर सके। इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दों के अंदर में बहुत पढ़े लिखे लोग शामिल हो रहे हैं जो यूनिवर्सिटियों से निकले, बस्तियां जा रही हैं। तो आज तक मुझे बताएं बलूचिस्तान की किसी हुकूमत ने ये जानने की कोशिश की है बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में, मेडिकल कॉलेज में जो पाकिस्तान के खिलाफ BYC टाइप तंजीमें बनी हुई हैं, बलूच स्टूडेंट काउंसिल बनी हुई है, ये वहाँ पे क्या प्रोपेगेंडा कर रही है और किस तरह लोगों के कहनों को जो है वो अपना किया जा रहा है। आपको पता है मिसिंग पर्सन का केस चलता है, जो जब मारा जाता है जब उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है तो मिसिंग पर्सन से निकलता है। अभी भिवानी के अंदर एक दहशत PLA का मारा गया था अताउल्ला बलोच, वो उसका नाम मिसिंग पर्सन में शामिल था और वो डॉक्टर मारन लांगो जो वो हर जलसे में उसका नाम लेती थी कि उसको उठा के लगे। तो इसको सिर्फ ये हमारी गलतियां हैं, लापरवाहियां हैं, बेतवज्जी है जो हमने बलूचिस्तान के साथ रखी है, जिसकी हालांकि जितनी वहाँ पे अंडर डेवलप चीजें हैं उतनी पंजाब में भी अंडर डेवलप्ड है, KPK में भी अंडर, सिंध में भी अंडर डेवलप्ड है। आप सिंध के फार एरिया में चल जाए आपको पानी लोगों को पानी पीने के लिए मीलों जाना पड़ता है। तो अभी भी यहाँ पर केकड़ा चलता है, वो एक ट्रक होता है जिसके बाहर बिक्री होती है, वो चलता है। तो वहां पे आप जाके वहां लोगों के पास दिखाने के लिए वहां कोई अपना दूध की नहरें बह रही है, लेकिन वहां पे इस चीज को एक्सप्लॉइट नहीं किया गया सिंध के अंदर। जो एक्सप्लॉइटेशन की है उसके लिए बाकायदा भारत ने काम किया है, इसराइल ने काम किया है। इसराइल ने कॉन्सेंट्रेट किया, मिडल ईस्ट मीडियल इंस्टीट्यूट बना था MNEI, उसका काम ही ये था, वो रिश्ता और उसका काम था बलूचिस्तान को स्टडी करना है। डिफेंस फोर्स ऑफिसर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल था जिसको करता था, वो कहते थे वहां से लोगों को रिक्रूट करो, वहां पे प्रोपेगेंडा करो, वहां पे सेमिनार कराओ, जो अनऑफिशियली चीजें होती थी उससे लोग मिसगाइड होते थे। लेकिन आप मुझे बताइए ना, आप भी सहाफी हैं, किसी हुकूमत ने इन पॉइंट्स पे तवज्जो दी है जिसकी वजह से आप इस नहज पे खड़े हैं? क्या हम कहते हैं कायनात ऑपरेशन? बल्कि ब्रिगेडियर साहब मैं तो चूंकि बात लंबी होगी, अभी हमने जो है मशरिक़ वस्ता पर भी बात करनी है। मैं समझता हूं कि सबसे ज़्यादा कसूर जो है ना वो हमारी पॉलिटिकल जमातों का है, जिन्होंने बलूचिस्तान पर तवज्जो न दी, बलूचिस्तान पर जाकर वहाँ काम नहीं किया, वहाँ बलूचिस्तान में अपने ऑफिसेज नहीं बनाए जिन तंजीमों ने। जी बंगे साहब, चूँकि अगले इशू पर की तरफ बढ़ना है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं सब पहली बात तो ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे, मैं कहता हूँ अगर मिसिंग पर्सन का केस पहले चल रहा था ना जी कमीशन के साथ, तो अगर उसको भी थोड़ा बहुत सॉल्व करे तो मेरे ख्याल में काफी हद तक मामला हो सकते हैं। बाकी सिविक फैसिलिटी हैं जो आवाम को दे दे तो मेरे ख्याल में मामला पैरेलली भी चलाना चाहिए, पहली बात। अब देखिए सर, ट्रंप ने जो है ना उसने तो कह दिया कि जी ट्रंप तो अपनी तरह से भरपूर कोशिश कर रहा है कि अपना हुर्मुज़ को जो ना मैदानी जंग बनाए, और अमेरिकानी भी ना ईरानी भी कह दिया है कि जी हम भी उसको नहीं मतलब मुहाफिज अपना हुर्मुज़ नहीं बनने देंगे। और 20% जो उसको बताया गया उसमें ईरानी वजीर खारजा ने भी कहा कि ठीक है हम उससे भी कम लेंगे। अब यह है कि इसमें अगर इसको आप मैदानी जंग बनाते हैं हरमुज़ को, तो मेरे ख्याल में वहां पे ड्रोन, मिसाइल और फास्ट अटैक और माइंस के हवाले से सबकत जो है ना वो हासिल है सिर्फ ईरान को जी। लेकिन उसका एनर्जी क्राइसिस कितना होगा, नुकसान कितना होगा, खिता के क्राइसिस की लपेट में आएगा।
तो ये तो नहीं होना चाहिए। सही। इसलिए पाकिस्तान जो है ना, आज भी वो एक अजरबैजान का उन्होंने बताया कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसके पास सलाहियत है इस मामले को हल करने की। ठीक। और गो के कतर पे भी हमला हुआ था, कतर ने भी कह दिया था कि हम विड्रॉ करते हैं कुछ सालिसी से, लेकिन पाकिस्तान ने राब्ता किया कतर को, मतलब है कि फिर अपने साथ मिलाया है। तेहरान से वाशिंगटन से इस सिलसिले में बातचीत हो रही है कि इस्लामाबाद MOU जो है ना उसको खराब ना होने दे और सीज फायर को मुज़ाकरात का अमल शुरू हो जाए। जी ठीक। अच्छा बंगी साहब, ये बताइएगा कि चूंकि अमेरिका ईरान कशीदगी में इजाफा की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। मसलन तेल की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, आज $25 फी बैरल जो है वो उससे तजावज़ कर गई हैं आलमी मंडी में कीमतें। तो लाजमी बात है लामहला ये पाकिस्तान समेत दुनिया के दूसरे ममालिक पर भी इसके असरात मरतब होंगे, तवानाई जो है वो महंगी हो जाएगी। तो इस हवाले से थोड़ा हमें हमारे नाजरीन को बताइएगा कि पाकिस्तान पर इसके क्या असरात मरतब होंगे। और इसके साथ ही आज तीसरा दिन है, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज भी इसी वजह से जो है वो मंदी का शिकार है। और इसके साथ ही जो है सिर्फ ये मशरक़ वस्ता और हमारे ममालिक जो हैं जनूबी एशिया के, उन पर ही असरात मरतब नहीं हो रहे, बल्कि आज की एक ख़बर थी कि यूरोपीय यूनियन ने जो उनकी एयर सेफ्टी एजेंसी है उसने जो है वो ख़बरदार किया है तमाम यूरोप के ममालिक एयरलाइंस को कि आप मशरक़ वस्ता की हदूद को जो है वो इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वहाँ मज़ाइल और ड्रोन्स का कोई पता नहीं कि वो किस वक्त किस समझ से जो है वो आकर निशाना बना सकते हैं। तो वो भी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है। तो इन सारी चीज़ों का क्या कोई दबाव आएगा कोई आलमी सतह पर जो है दोनों मुल्कों पर, दोनों फ्रीकैन जो हैं उन पर इसका कोई दबाव आएगा, और क्या ये दोबारा जो है वो मुज़ाकरात की तरफ आएंगे? मिसाल बात है, इस वक्त 3 चीज़ें बड़ी अहम है जी। नंबर 1 तो यह है कि दोबारा ये कशीदगी शुरू ना हो जाए। इतना जो होमवर्क किया, सबको डिप्लोमेटिक कोशिश हुई कि एक हाई प्रोफाइल जो है ना एक डील हुआ है उस मामलात को आगे बढ़ाया जाए। पहली बात तो ये है। ठीक है। और अगर आप नए हॉर्मोन्स में जंग स्टार्ट हो जाती है तो डायरेक्टली ये खिता, इनडायरेक्टली जो है ना ग्लोबल असरात होंगे, एनर्जी के भी होंगे और वैसे भी असरात होंगे। और तीसरी चीज ये है कि एक न्यू फ्रंट, जैसे हूसियों ने भी हमला किया पर हमला कर लिया। आज और आज पाकिस्तान ने, क्योंकि हम इस चीज पे कभी भी सऊदीया पे किसी पे हमारे पे जो हमला जो है इस पे हम मतलब समझौता नहीं करेंगे और हर सूरत में हम उसका दिफा करेंगे, क्योंकि हमारी पॉलिसी मैटर है ये। तो अगर न्यू फ्रंट न खोले, अगर वो फ्रंट खोल गया तो मामला किसी और तरफ चला जाएगा। तो ये 3 चीजें ऐसी है, एक देखे हम भी मुतासिर हो रहे हैं, हमारे साथ इंडिया भी मुतासिर हो रहा है, मतलब बांग्लादेश भी, चाइना भी, और इवन आगे जाता है ये मामला। एनर्जी क्राइसिस है इस वक्त जो है ना, अगर एनर्जी के क्राइसिस में की लपेट में देने से बेहतर है एक तो देखे वो जलती हुई आग है, उसमें ट्रंप को चाहिए कि खुद को भी न धकेले और एनर्जी का क्राइसिस भी पैदा न करे इन ममालिक को, और फिर इसके ग्लोबल डिप्लोमेटिक असरात भी होंगे और इकोनॉमिक असरात भी होंगे। तो उससे बचने के लिए बेहतर है कि जहां मामला टूट गया था सिलसिला, अभी मुज़ाकरात तो खत्म नहीं हुए, मुज़ाकरात का मामला जो है ना वो ठीक है, सीज फायर का ऐलान किया है, लेकिन मुज़ाकरात अमल जारी रहेगा। तो मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाया जाए और यहाँ इसको जो है ना पास लगा दे। ठीक जी ठीक। अच्छा बंगी साहब, पास लगाना बहुत ही जरूरी है, लेकिन इसके लिए अब इतबार नहीं रहा। देखिए आज मैं आपको, कल मैंने आपको बताया था ना कि यहूदी लॉबी को खुश करने के लिए और नेतन्याहू के लिए, कल उसने बता दिया है कि मेरा उनसे अच्छा राब्ता है, कभी कभी टूट जाता है। ट्रंप ने कहा है लेकिन मेरा नेतन्याहू से जो है ना राब्ता है, मैं उसको समझा देता हूं। तो ये जो एक्शन किया गया है यहूदी लॉबी को खुश करने के लिए किया था। अच्छा, लेकिन आज नेतन्याहू का भी बयान है कि उसने कहा कि अगर ईरान ने हमला किया तो हम पहले से ज्यादा सख्त जवाब देंगे। सर वो तो आज कहेगा, शाम को कह देगा कि जी हमने सब कुछ तबाह कर दिया, उसका तो कोई भरोसा नहीं है ना। अच्छा, लेकिन मिजाज गरामी है ना, नहीं है तो फिर ट्रंप साहब का भी निकाल कह रहे थे जी हम 20% जो है वो फीस लेंगे, और आज उन्होंने कहा है कि जी नहीं हम वो फीस छोड़ देते हैं, आप हमारे साथ जो है ना वो सरमायाकारी करें। नहीं वो पता नहीं वो किस तरफ जा रहा है इसको समझिए, लेकिन बेहतरीन है इस वक्त जो है पाकिस्तान भी देखिए, तुर्किया, सऊदी अरब, मिस्र,
पाकिस्तान। सही। ये शुरू से ये जो है ना, आपको पता है कि फैसिलिटेटर थे, तो अभी भी इनके राब्ते हो रहे हैं, और खास करके कतर और पाकिस्तान जो है ना सरगर्म है। वाशिंगटन और तेहरान से बातचीत हो रही है, किसी न किसी तरीके से डेट तो फाइनल नहीं कर सकते क्योंकि हालात बड़े तब्दील हो चुके हैं, लेकिन यहां अगर ये सिलसिला रोका जाए, ईरान की तरफ से कुछ नहीं है, असल चीज ट्रंप की तरफ से है, तो ट्रंप अगर वहां से सीज फायर करे और इसको रोक दे तो मेरे ख्याल में ये बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया फरूक बंगई साहब। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, गुफ्तगू करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आखिर में सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि आलमी सतह पर हालात बहुत दगरगू हैं, ख़ास करके हमारे ख़ित्ते के हालात बहुत ख़राब हैं, और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ताकतें जो हैं पाकिस्तान के हालात ख़राब करने की कोशिशों में मसरूफ़ है। खुदारा इन हालात का अदराक कीजिए और बतौर कौम जो है वो साबित कदम रहें, और पाकिस्तान के अंदर किसी को इजाज़त ना दें कि वो पाकिस्तान में हालात को ख़राब करने की कोशिश करे। हमने यकजहती का मुजाहरा करना है, हमने पाकिस्तान को स्ट्रेंथन करना है, और पाकिस्तान पर किसी किस्म की कोई कदगन नहीं आने देनी। इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।